नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। फोकट का सवाल के 17वें संस्करण, जिसका शीर्षक है शेर को सवा शेर, में आपका स्वागत है। अब बात शेर की आई, सवा शेर की आई, मतलब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, और जीवन में ऐसा होता है। मैंने इसके पहले एक संस्करण में, जिसका शीर्षक था 3 सवाल, में किसी ने मेरे से ये सवाल किया था कि मंत्री जी के प्रश्न क्रमांक 57 1629, जो 12 अगस्त 1999 को लिस्ट हुआ था विधानसभा में, ने मुझे कैसे प्रभावित किया। उस संस्करण में, उस एपिसोड में मैं बहुत विशेष रूप से यह बता नहीं पाया कि मंत्री जी ने कैसे प्रभावित किया। मंत्री जी ने ऐसे प्रभावित किया कि उस प्रश्न के परिणाम स्वरूप मेरे साथ जो कुछ घटित हुआ, उसकी जानकारी देने के लिए मैं मंत्री जी के बंगले पर यहाँ इंदौर में 3 बार गया। मुझे तीनों बार यह कहलवा दिया गया कि मंत्री जी व्यस्त है। तीसरी बार मुझे मंत्री जी के सहायक श्री ठाकरे जी संभवतः प्रदेश भाजपा के पितृपुरुष माननीय श्री कुशाभाऊ जी ठाकरे के कोई संबंधित होंगे, क्योंकि ठाकरे जी के कई परिचित या रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी इंदौर में है, कार्यरत है, अपनी जो भी सेवाएं हैं वो पार्टी को दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। मेरे को तीसरी बार के बाद मेरे को ठाकरे जी ने ये बताया कि मंत्री जी आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, आप कृपया यहाँ आना बंद कीजिए। ये वास्तविकता है। उस समय मैंने ये समझा कि हाँ, यह जो सवाल पूछा गया था, यह मंत्री जी द्वारा, यही उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, उनको जो कार्रवाई करनी थी उसके अनुरूप ये सवाल पूछा गया था। उसके पहले वो सवाल बिल्कुल यह नहीं दर्शाता है कि उस सवाल के कारण मेरे ऊपर कोई गाज गिरेगी या मेरे साथ कुछ गलत होगा। हम फिर आते हैं शेर और सवा शेर। मैं तो उस समय शेर भी नहीं था, कुछ मिलीग्राम आप यदि कह लें तो भी मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। शेर को सवा शेर वाली कहानी, इसके पहले इसी प्रकार की एक कहानी मैंने टिटहरी की कहानी भी बताई थी कि एक छोटी सी टिटहरी, परंतु वह जो भी कुछ करती है अपनी जिद के कारण, वह भगवान विष्णु को भी प्रभावित करती है और फिर अपने पक्ष में निर्णय लेती है। यह कहानी भी कुछ वैसी ही है। इस कहानी में 2 मित्र थे। एक राजकुमार था, एक नगर सेठ का लड़का था। कालांतर में दोनों बड़े होते हैं। राजकुमार राजा बनता है और नगर सेठ का पुत्र नगर सेठ बनता है। एक दिन नगर सेठ के घर किसी की शादी थी, इसलिए उसने सभी को आमंत्रित किया। जिनको आमंत्रित किया उनमें स्वयं राजा भी थे, जो कि उसके बचपन के मित्र थे। उनको भी बुलाया। शामियाने में सबकी जैसी भी व्यवस्था होनी चाहिए, राजा के लिए कैसी या किसी के लिए कैसी, ऐसी सभी व्यवस्थाएं नगर सेठ ने की थी। एक गलत कुर्सी पर जाकर
अब राजा का किसी जगह जाना हो तो राजा के साथ पूरा राज परिवार आता है, उसका मंत्रिमंडल आता है, उनसे कनिष्ठ अधिकारी आते हैं, एक भृत्य भी आया। भृत्य का मतलब होता है सफाई कर्मचारी, और वह आके एक गलत आसन पर बैठ गया। अब जब अब जब नगर सेठ ने देखा कि भृत्य गलत जगह पर बैठा है, उसने उसको डांटते हुए कहा, तेरे को इतनी अकल नहीं है, कहाँ बैठना चाहिए, चल जाओ उधर बाहर जाकर खड़ा रहे, अभी जब खाने पीने का समय आएगा उस समय हम तुम्हें बताएंगे। इसी कुछ लहजे में उसने उसको डांटा। वह बात उसको चुभ गई कि आज तो मेरा अपमान हुआ है। उसने वो बात याद रखी। उस दिन की जो भी उनकी पार्टी थी, खाना पीना था, वो सब हो गया, सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। भृत्य इस अपमान को भूला नहीं था। एक दिन भृत्य सुबह सुबह के समय में, जिस समय राजा के राजमहल में सफाई कर रहा था, झाड़ू पोछा कर रहा था, राजा आधी अधूरी नींद में था। भृत्य ने अपने मुंह से साफ सफाई करते करते कुछ बड़बड़ाया कि ये जो व्यापारी है, इसे महारानी के कक्ष में ऐसे अकेले आना नहीं चाहिए। वो व्यापारी नगर सेठ, चूँकि राजा का बचपन का मित्र था, इसलिए उसको राजमहल में कहीं भी आने जाने की सुविधा थी। सुबह की आधी अधूरी नींद में राजा ने उसका ये वाक्य सुना। राजा हड़बड़ा के उठा गए, क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, ये अभी बड़बड़ा रहे थे तुम? कुछ नहीं महाराज साहब, मेरी खुद की भी नींद पूरी नहीं होती, तो मैं साफ़ सफाई कर रहा था, इसलिए मेरे मुंह से कुछ निकल गया होगा। परंतु राजा के दिमाग में ये बात बराबर रही। राजा के दिमाग में जब ये बात रही तो उसी दिन से उसने नगर सेठ का राजमहल में आना बंद करवा दिया। जैसे ही नगर सेठ को ये जानकारी मिली कि अपना राजमहल में जाना बंद हो गया है, वैसे ही वह चिंतित तो हुआ, परंतु उसने अपने दिमाग को दौड़ाया कि यह क्यों हुआ, ऐसा मेरे से क्या घटित हुआ जिस कारण से मेरे मित्र राजा ने मुझे राजमहल में आने पर एक पाबंदी लगा दी। उसके ध्यान में आया कि उसने एक भृत्य का अपमान किया। उसने उस भृत्य को एक खाली समय में बुलाया और उसका उचित आदरातिथ्य किया। आदरातिथ्य से मतलब उसको सम्मान के साथ बुलाया और उससे क्षमा भी मांगी कि मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, जो हुआ वो गलती से हुआ, तुम जरा इसको यदि कुछ अच्छे से कर सकते हो तो करो। अब उसने कहा ठीक है महाराज, आप सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ करके। फिर दूसरे दिन भृत्य राजमहल में राजा के पलंग के आसपास झाड़ू पोछा कर रहा था, तो भृत्य के मुंह से निकला कि राजा साहब को अपनी ज़बान पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। गंदगी में पड़ा हुआ बेर खाएंगे तो राजा की हैसियत को तो धूमिल करेगा। राजा को ऐसा करना नहीं चाहिए, गंदगी में पड़ा बेर खाना नहीं चाहिए। राजा ने फिर से वो नींदी में सुना, आधी अधूरी नींद में सुना। उसने फिर उसको डांटा, ये तो क्या बोल रहा, क्या बोल रहा? अरे महाराज, तो राजा के भी ध्यान में आया कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, भृत्य है, बड़बड़ाते रहता है, अपन ने अपने मित्र के ऊपर क्यों शक किया, संशय किया।
दूसरे दिन से उस व्यापारी को वापस राजमहल में आने की अनुमति मिल गई। कहने का मतलब यह है कि हम जीवन में किसी को यदि नीचा समझते हैं तो यह हमारी एक मानसिक अवस्था होती है। मैं एक महाभारत का उदाहरण दूंगा जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं सारथी बने थे। एक समय ये था कि सारथी का काम एक निकृष्ट माना जाता था, परंतु आप अपने जीवन में कभी भी अपने ड्राइवर को, आपकी कार का जो वाहन चालक होगा, उसको अपने प्रवास के दौरान सर्वोपरि मान के चलिए, आपका प्रवास कभी भी अच्छा ही होगा। तो मैं अपनी ये कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। आपने सुना, इस बात के लिए धन्यवाद। नमस्कार।